हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है हमारे अपने यूट्यूब चैनल स्पेशल फील्ड स्पेशल स्टडी में। आज इस वीडियो में हम बात कर रहे होंगे डीएड स्पेशल एजुकेशन के अंतर्गत एचआई, वीआई और आईडीडी तीनों ट्रेड के कॉमन पेपर यानी कि इंक्लूसिव एजुकेशन की, जो कि एचआई, वीआई, आईडीडी तीनों ट्रेड के सेकेंड ईयर के पेपर नंबर हम 10 की बात कर रहे हैं। ये आप देख सकते हैं कॉमन कोर्स संख्या 10। ये आपका कॉमन कोर्स है यानी कि एचआई, वीआई, आईडीडी तीनों ट्रेड में जो बच्चे अध्ययन कर रहे हैं वो इस सब्जेक्ट का अध्ययन करेंगे। ये सभी के लिए कॉमन पेपर है, सबको इसकी तैयारी करनी ही है। तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं। इससे संबंधित जो हमारे क्वेश्चंस हैं उसको हम करेंगे, यानी कि सबसे पहले आपके पेपर में जो ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन पूछे जाते हैं सबसे पहले हम उसको कवर करेंगे। जितने भी आपके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपरों में आपके ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस पूछे गए हैं उन सभी को हम एक साथ पढ़ने वाले हैं। तो हम लोग सबसे पहले 20 क्वेश्चन का ये वीडियो देखेंगे, क्योंकि आपको अगर ज़्यादा लंबा वीडियो दे दिया जाएगा तो आपका पढ़ने का मन नहीं करेगा, इसलिए आप लोगों को 20-20 क्वेश्चन की एक एक वीडियो दी जा रही है, जिसमें क्लास 1, क्लास 2, क्लास 3, क्लास 4, क्लास 5 ऐसे करके आप लोगों को सारे जितने भी क्वेश्चंस प्रीवियस ईयर में पूछे गए हैं सब कवर करा दिए जाएंगे। तो ये आपका इंक्लूसिव एजुकेशन यानी कि समावेशी शिक्षा पेपर नंबर 10 है। आपका 10 है तो जाहिर सी बात है कि ये द्वितीय वर्ष का है। सेकेंड ईयर में आपके ये पेपर नंबर 10 की बात करेंगे, और अगर हम पेपर नंबर 10 की बात कर भी रहे हैं तो ये आपका 4th सेमेस्टर का कॉमन पेपर माना जाएगा। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। इससे संबंधित कुछ हम मॉडल पेपर भी सॉल्व करेंगे, लेकिन इसके पहले जितने भी हमारे 1 लाइनर क्वेश्चन हैं उसको हम देखेंगे। उसके बाद हम एक एक प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपरों को, उसमें जो आपके शॉर्ट टाइप क्वेश्चन पूछे गए होंगे, जो लॉन्ग टाइप क्वेश्चन पूछे गए होंगे, वो सभी चीज़ें हम कवर करेंगे। जल्द से जल्द हम ये सारी चीज़ें कवर करेंगे, तो इसलिए आप लोग भी तैयार रहिए, ताकि आने वाले एग्ज़ाम में यानी कि 20 जून से जो आपका एग्ज़ाम होना है उसमें आप लोगों को किसी भी प्रकार की कोई दिक्कत ना हो। तो हमारा ये सब्जेक्ट इंक्लूसिव एजुकेशन, इससे संबंधित ये हमारे कुछ ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन। तो पहला क्वेश्चन है, आप देख सकते हैं कि निम्नलिखित में से कौन विविधता का सबसे अच्छा वर्णन करता है। तो पहला ऑप्शन है विशेषताओं की एकरूपता, दूसरा है विभिन्न प्रकार के लोगों और दृष्टिकोणों का समावेश, तीसरा है आपका सांस्कृतिक प्रथाओं में एकरूपता, और चौथा ऑप्शन है कि सामाजिक आर्थिक स्थिति में समानता। तो जो विविधता का सबसे अच्छा वर्णन करता है इन सभी ऑप्शनों में आपका सबसे बेस्ट ऑप्शन बी वाला है, क्योंकि विभिन्न प्रकार के लोगों और उनके दृष्टिकोण का जो समावेश होता है वो एक तरीके से विविधता का सबसे अच्छा वर्णन करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर आपका दूसरा है कि विविधता में निम्नलिखित में से कौन से पहलू शामिल होते हैं। तो पहला है ऑप्शन आपका नस्ल और जातीयता, दूसरा है लिंग और आयु, तीसरा है आपका सामाजिक आर्थिक पृष्ठभूमि, और चौथा है कि उपरोक्त सभी। तो यहाँ पे ऑप्शन आपका जो डी वाला है ये सही हो जाएगा, क्योंकि जब आप देखेंगे विविधता में आपके कौन कौन से पहलू शामिल हैं तो उसमें नस्ल और जातीय ये दोनों चीज़ें देखी जाती है। नस्ल भी देखा जाता है, जाति भी देखी जाती है, लिंग भी देखा जाता है, आयु भी देखी जाती है, यहाँ तक कि सामाजिक आर्थिक जो स्थिति होती है, पृष्ठभूमि होती है, वातावरण होता है, उन सभी चीज़ों को इसमें शामिल किया जाता है। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी यानी कि उपरोक्त सभी ये आपका सही हो जाएगा। अगला है आपका क्वेश्चन नंबर 3 कि शैक्षिक परिवेश में विविधता क्यों महत्वपूर्ण है। तो पहला ऑप्शन है कि शैक्षिक परिवेश में जो विविधता महत्वपूर्ण है उसके लिए जो ऑप्शन है कि पहला, यह सांस्कृतिक जागरूकता और संवेदनशीलता को बढ़ावा देता है, दूसरा है यह सुनिश्चित करता है कि हर कोई एक ही तरह से सोचे, तीसरा है आपका इससे संघर्षों की संख्या कम हो जाती है, और चौथा है यह दृष्टिकोणों की विविधता को सीमित करता है।
तो यहाँ पे आपका जो शैक्षिक परिवेश में विविधता महत्वपूर्ण होता है वो इसलिए होता है क्योंकि यह सांस्कृतिक जागरूकता और संवेदनशीलता को बढ़ावा देता है। तो ये ऑप्शन आपका फर्स्ट वाला सही है। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन नंबर 4 है कि कौन सा शब्द व्यक्तियों के बीच मतभेदों को स्वीकार करने और महत्व देने की प्रथा को संदर्भित करता है। तो पहला ऑप्शन है पृथक्करण, दूसरा है आत्मसात, तीसरा है समावेशन, चौथा है एकरूपता। तो यहाँ पे ऑप्शन आपका सी सही हो जाएगा, समावेशन। अगला है क्वेश्चन नंबर 5 आपका कि निम्नलिखित में से कौन विविधता का तत्व नहीं है। तो यहाँ पे पहला ऑप्शन है लिंग, दूसरा है आयु, तीसरा है एकरूपता और चौथा है सांस्कृतिक पृष्ठभूमि। तो यहाँ पे विविधता का जो एक तत्व नहीं माना जाता है, निगेटिव में पूछ रखा है, तो यहाँ पे आपका जो एकरूपता है ये आपका विविधता में नहीं आता है, क्योंकि एकरूपता का मतलब सबके एक विचार, एक जाति, एक नस्ल, लेकिन विविधता का मतलब होता है यहाँ पे लिंग, आयु, सांस्कृतिक पृष्ठभूमि, ये सभी अलग अलग। अगला है आपका क्वेश्चन नंबर 6 कि शिक्षार्थी विविधता से तात्पर्य है। तो पहला ऑप्शन है कि शिक्षार्थियों की क्षमताओं और पृष्ठभूमि में एकरूपता। विविधता यहाँ पे है शिक्षार्थी विविधता, तो इसको ध्यान से पढ़ करके तभी आपको करना है। यहाँ पे एकरूपता की बात की गई है। दूसरा है शिक्षार्थियों की क्षमताओं, रुचियों, पृष्ठभूमियों और सीखने की शैलियों में अंतर। तो ये आपका सही हो जाएगा, क्योंकि अंतर यानी कि विविधता, एकरूपता आपका यहाँ पे गलत हो जाएगा। तीसरा ऑप्शन भी हम देखेंगे, शिक्षार्थियों की सामाजिक आर्थिक स्थिति में समानता, तो ये भी आपका गलत हो जाएगा, समानता आपके विविधता में नहीं आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर जो 6 है, इसका लास्ट ऑप्शन है कि शिक्षार्थियों के बीच समान सांस्कृतिक प्रथाएं, समान, तो ये भी आपका गलत हो जाएगा, निगेटिव में पूछ रखा है और विविधता के बारे में पूछा है तो अंतर जरूर दिखेगा। ऑप्शन नंबर बी आपका सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर आपका 7 है कि कक्षा में शिक्षार्थी विविधता को संबोधित करने के लिए प्रभावी रणनीति क्या है। तो पहला ऑप्शन है कि सभी छात्रों के लिए एक ही शिक्षण पद्धति का उपयोग करना, दूसरा है व्यक्तिगत मतभेदों को नज़रअंदाज करना, और तीसरा है व्यक्तिगत आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए विभेदित निर्देश, और चौथा है छात्रों के बीच प्रतिस्पर्धा को बढ़ावा देना। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर आपका सी सही हो जाएगा कि व्यक्तिगत आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए विभेदित निर्देश, सबको अलग अलग निर्देश दिया जाए व्यक्तिगत आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए। तो ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है आपका प्रश्न नंबर 8 कि निम्नलिखित में से कौन सा कक्ष शिक्षार्थी विविधता को सर्वोत्तम रूप से दर्शाता है। तो पहला ऑप्शन है आपका सभी छात्रों को समान शिक्षा प्राप्त होती है, दूसरा है पाठों को विभिन्न शिक्षण शैलियों के अनुरूप तैयार किया जाता है, तीसरा है छात्रों को उनकी योग्यता के आधार पर समूहीकृत किया जाता है, और चौथा है अनुरूपता पर जोर दिया जाता है। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी सही हो जाएगा, पाठों को विभिन्न शिक्षण शैलियों के अनुरूप तैयार किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9 है आपका कि कौन सी टेक्निक शिक्षार्थी विविधता को समर्थन देने में सहायक है। तो जो टेक्निक अपनाते हैं क्या वो शिक्षार्थी को विविधता में उसकी सहायक परख है, तो इसके लिए कौन सा ऑप्शन बेस्ट होगा। तो पहला ऑप्शन है मानकीकृत परीक्षण, दूसरा है लचीलापन समूहीकरण, तीसरा है एक समान शिक्षण, और चौथा है स्टीरियोटाइपिंग। तो यहाँ पे आपका ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, लचीलापन जो होता है समूहीकरण, वो आपका यहाँ पे शिक्षार्थी विविधता का समर्थन करता है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 10 आपका कि शिक्षक विविध शिक्षार्थियों के लिए समावेशी कक्षा कैसे बना सकते हैं। तो इसका पहला ऑप्शन है आपका कि सभी छात्रों के लिए समान अपेक्षाएं निर्धारित करके, दूसरा है व्यक्तिगत मतभेदों को पहचान करके और उनका मूल्यांकन करके, और चौथा है तीसरा है छात्रों को उनकी योग्यता के आधार पर अलग करके, चौथा है छात्रों के बीच बातचीत को कम करके। तो यहाँ पे शिक्षार्थी विविधता जो है वो शिक्षार्थियों के लिए समावेशी कक्षा में उसको हम कैसे बना सकते हैं, तो उसको हम व्यक्तिगत मतभेदों को पहचान करके उनका मूल्यांकन करके हम समावेशी कक्षा उसको बना सकते हैं। ये ऑप्शन आपका बी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर आपका 11 है कि दिव्यांगता को किस रूप में देखा जाना चाहिए।
तो पहला ऑप्शन है कि एक कमी जिसे ठीक करने की आवश्यकता है। दूसरा, मानव विविधता का एक पहलू। तीसरा है एक बाधा जो सीखने में बाधा डालती है। और चौथा है आपका बहिष्कार का कारण। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर आपका बी सही हो जाएगा। मानव विविधता का एक पहलू है। दिव्यांगता को इसी रूप में देखा जाता है कि जो मानव विविधता है वो एक तरीके से एक पहलू के रूप में जाना जाता है। अगला है आपका क्वेश्चन नंबर 12 कि कौन सा दृष्टिकोण मानव विविधता के हिस्से के रूप में दिव्यांग व्यक्तियों के मूल्य पर जोर देता है। तो पहला ऑप्शन है चिकित्सा मॉडल, दूसरा है घाटा मॉडल, तीसरा है सामाजिक मॉडल और चौथा है बहिष्करण मॉडल। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, सामाजिक मॉडल। ये जो आपका है ये मानव विविधता के हिस्से के रूप में अक्सर देखा जाता है कि जो दिव्यांग व्यक्ति होते हैं वो समाज में किस प्रकार से निंदित किए जाते हैं। अगला है क्वेश्चन नंबर आपका 13 कि मानव विविधता के रूप में एक भाग के रूप में दिव्यांगता को समझने में निम्नलिखित में से कौन सी अवधारणा महत्वपूर्ण है। तो यहाँ पे पहला ऑप्शन है सामान्यीकरण, दूसरा है बहिष्करण, तीसरा है समावेशन, चौथा है एकरूपता। तो यहाँ पे आपका सी सही हो जाएगा, समावेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर हम बात करेंगे 14 की कि दिव्यांग छात्रों के लिए समावेशी प्रथाएं निम्नलिखित पर केंद्रित हैं। तो दिव्यांग बच्चों के लिए जो समावेशी जो प्रथाएं हैं उसको किस पे केंद्रित किया गया है। तो पहला ऑप्शन है उन्हें मुख्यधारा के छात्रों से अलग करना, दूसरा है अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए पर्यावरण को अनुकूलित करना, तीसरा है शैक्षणिक अपेक्षाओं को कम करना और चौथा है स्कूल की गतिविधियों में उनकी भागीदारी को सीमित करना। ये मैंने जितना भी गोला बनाया है ये आपके सब निगेटिव वर्ड्स हैं और यहाँ आपके जो क्वेश्चन है इसमें आपके पॉजिटिव पूछा गया है। तो पॉजिटिव में आपका दूसरा ही ऑप्शन है कि अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए पर्यावरण को अनुकूलित करना। तो ये ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। स्पेशल फील्ड स्पेशल स्टडी के नाम से हमारा यूट्यूब चैनल चलता है। इसके साथ साथ हमारा टेलीग्राम चैनल भी आपके स्पेशल फील्ड स्पेशल स्टडी के नाम से है। आप वहां जा करके ये सभी नोट्स प्राप्त कर सकते हैं। नेक्स्ट हम क्वेश्चन नंबर 15 की बात करेंगे। तो दिव्यांगता को मानव विविधता के एक भाग के रूप में देखने से क्या लाभ है। तो पहला ऑप्शन है यह अलगाव को बढ़ावा देता है, दूसरा है यह समावेशी प्रथाओं को प्रोत्साहित करता है, तीसरा है यह विविधता के मूल्य को कम करता है और चौथा है यह ताकत के बजाय कमियों पर ध्यान केंद्रित करता है। तो ऑप्शन नंबर ये बी सही हो जाएगा, यह समावेशी प्रथाओं को प्रोत्साहित करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर हम 16 की बात करेंगे कि स्थिरता के लिए विविधता क्यों महत्वपूर्ण है। तो स्थिरता के लिए विविधता क्यों महत्वपूर्ण है। पहला ऑप्शन, यह विचार और कार्य में एक रूपता पैदा करता है, दूसरा यह नवाचार और अनुकूलनशीलता को बढ़ावा देता है, तीसरा इससे संसाधनों की आवश्यकता कम हो जाती है और चौथा यह मानकीकरण को बढ़ावा देता है। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर आप बी देखेंगे ये आपका पॉजिटिव है और यही आपका सही होगा, यह नवाचार और अनुकूलनशीलता को बढ़ावा देता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर आपका 17 है कि सांस्कृतिक विविधता स्थायित्व में किस प्रकार योगदान देती है। तो पहला ऑप्शन है संसाधन को विशिष्ट समूहों तक सीमित करके, दूसरा है विभिन्न दृष्टिकोणों और समाधान को बढ़ावा दे करके, तीसरा है सहयोग को कम करके और चौथा है आपका यथास्थिति बनाए रख करके। तो यहाँ पे सांस्कृतिक विविधता जो है वो स्थायित्व अपना जो है वो विभिन्न दृष्टिकोणों और समाधानों को बढ़ावा दे करके करती है। तो ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। नेक्स्ट हम बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 18 की कि निम्नलिखित में से कौन जैव विविधता और स्थिरता के बीच संबंध का सबसे अच्छा वर्णन करता है। तो पहला ऑप्शन है जैव विविधता स्थिरता प्रयासों में बाधा डालती है, दूसरा है जैव विविधता पारिस्थितिकीय तंत्र के लचीलेपन और अनुकूलनशीलता का समर्थन करती है, तीसरा है जैव विविधता स्थिरता के लिए अप्रासंगिक है और चौथा है जैव विविधता संसाधनों की उपलब्धता को कम करती है। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, जैव विविधता पारिस्थितिकीय तंत्र के लचीलेपन और अनुकूलनशीलता का समर्थन करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 19 है आपका
कि शैक्षणिक संसाधन विविधता के माध्यम से स्थिरता को कैसे बढ़ावा दे सकते हैं। तो पहला ऑप्शन है समरूप सोच को प्रोत्साहित करके, दूसरा है नवाचार और समावेशी प्रथाओं की संस्कृति को बढ़ावा देकर, तीसरा है विविध दृष्टिकोणों को सीमित करके और चौथा है अलगाव को बढ़ावा देकर। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। नवाचार और समावेशी प्रथाओं की संस्कृति को जब बढ़ावा देंगे तब हम शैक्षणिक संस्थान विविधता के माध्यम से स्थिरता को वहाँ पे हम बढ़ावा दे सकते हैं। अगला और इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 20 कि सतत विकास में विविधता का मुख्य लाभ क्या है। तो यहाँ पे पहला ऑप्शन है आपका इससे संसाधनों का दोहन होता है, दूसरा है यह जटिल समस्याओं के लिए नवीन समाधानों को बढ़ावा देता है, तीसरा है यह उपलब्ध संसाधनों की संख्या को कम करता है और चौथा है यह स्थिरता पर एक संकीर्ण ध्यान केंद्रित करता है। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। यह जटिल समस्याओं के लिए नवीन संसाधनों को बढ़ावा देता है। इसी के साथ में ये वीडियो आपका यहीं पे समाप्त होता है। 20-20 क्वेश्चन ले करके ही हम सुपरफास्ट तरीके से रिवीजन करेंगे ताकि 20 तारीख तक हमारा सभी सिलेबस कंप्लीट हो जाए और यहाँ पे ज़्यादा से ज़्यादा आपको क्वेश्चन अटेम्प्ट करा दिया जाए। और आप हमारे साथ अगर ऐसे ही बने रहेंगे तो आपका ये 10 से 12 दिन में बहुत बेटर तरीके से जो तैयारी है वो अच्छे से हो जाएगी और आपका पेपर बढ़िया जाएगा। तो तब तक के लिए आप हमें इजाज़त दीजिए। तब तक के लिए आप ये वीडियो एंजॉय करिए और इसके एंजॉय करने के साथ में आप अच्छे से मन लगा कर पढ़िए ताकि आने वाले जो भी एग्ज़ाम्स हैं उसमें आपको किसी भी प्रकार की कोई दिक्कत ना हो। टेलीग्राम चैनल से आप जुड़ जाएं, स्पेशल फील्ड स्पेशल स्टडी, वहाँ से आपको सारे नोट्स मिल जाएंगे। तो तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।